Hi everyone, welcome to Time and Text. So let's start our classes. माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू ये क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस करता है? ये क्या करता है? ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। अब क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है इसका वो स्मूथ होता है, पर इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें फिंगर लाइक फोल्ड्स पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। इस तरह से देखो, और इसमें फोल्ड्स पाए जाते हैं। इस फोल्ड्स को हम क्या कह रहे हैं? क्रिस्टी कह रहे हैं। इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होता है। नेक्स्ट इज आवर वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। इसमें सिंगल मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं और इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को हम क्या कह रहे हैं? सेल सैप कह रहे हैं। प्लांट सेल में ये बहुत ही लार्ज होता है। ये एनिमल सेल्स में भी मिलते हैं और प्लांट सेल्स में भी मिलते हैं, बट प्लांट सेल्स में ना इसका साइज बहुत बड़ा होता है। तकरीबन 80% जो स्पेस होता है सेल में वो वैक्यूल ही कवर कर लेता है, और जितने अदर सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस वगैरह है उसको ये पेरिफेरी में पुश कर देता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ये सेल को उसका शेप प्रोवाइड करता है, और ये क्या करता है? न्यूट्रिशन को स्टोर करता है, यानी स्टोरेज में भी हेल्प करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम्स जो होता है वो बहुत ही छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में भी स्कैटर्ड होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी पाया जाता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सरफेस पर भी राइबोसोम्स पाया जाता है और पूरे साइटोप्लाज्म में भी ये स्कैटर्ड होता है। ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट इज आवर प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। प्लास्टिड जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसके पास दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, और जिस तरह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में अपना सेल और अपना डीएनए था, उसी तरह प्लास्टिड के पास भी अपना सेल और अपना डीएनए सॉरी अपना राइबोसोम होता है और अपना डीएनए होता है। प्लास्टिड जो है वो तीन टाइप्स का होता है: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके पास ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं जिसे हम क्लोरोफिल कह रहे हैं। क्लोरोफिल क्या करता है? एक तो प्लांट्स को वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और दूसरा वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के पास दूसरे कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, मेनली रेड या फिर ऑरेंज पिगमेंट पाए जाते हैं। ये क्या करता है? फ्रूट्स को और फ्लावर्स को कलर देता है। थर्ड इज आवर ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, इसके बदले ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है, ये स्टोरेज में हेल्प करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर फ्लूइड फिल होता है और उस फ्लूइड में क्या पाया जाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाया जाता है। अगर सेल के अंदर कोई भी हार्मफुल चीज़ आ गया, या फिर सेल का वेस्ट मटेरियल्स कोई, या फिर बैक्टीरिया वगैरह कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ गया जो सेल के लिए हार्मफुल है, तो लाइसोसोम्स उसे डाइजेस्ट कर लेता है। पर कभी कभी क्या होता है? सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, सेल खराब होने लगता है, तो लाइसोसोम्स क्या करता है? बर्स्ट कर जाता है और पूरे के पूरे सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद आता है हमारा सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है, और राइबोसोम्स की तरह ये भी मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन्स नहीं पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। इसके पास दो सेंट्रियोल होते हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से और राइट एंगल फॉर्म कर रहे होते हैं, और ये क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब सेंट्रियोल क्या होते हैं? यहाँ पे आप देखो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये सेंट्रियोल है। अब ऐसे दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं और राइट एंगल बना रहे होते हैं। सेंट्रियोल के अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल पाए जाते हैं। ये तीनों मिल करके सेंट्रोसोम्स बना रहे होते हैं।
अब सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सेल डिवाइड करता है। सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, और इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल के पास होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स के पास भी जाता है। इसमें 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, और ऐसा डिवीजन किसमें देखने को मिलता है? बॉडी सेल्स में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ग्रोथ में हेल्प करते हैं और रिपेयर में हेल्प करते हैं। दूसरा है हमारा मियोसिस। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल के पास प्रेजेंट होता है, उससे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स के पास जाता है। इसमें 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, और ये किस में पाया जाता है? तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट सेल्स में हेल्प करता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो आपको। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।